हाँ जी, करें स्टार्ट करें फटाफट। चलो फिर नेक्स्ट लिखो। देखो हमने कल क्या किया था, कल हमने रेसमी मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। रेसमी मिक्सचर के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास, सबसे पहले हमने पढ़ा था एनेंटियोमर्स क्या होता है। एनेंटियोमर्स क्या होता है भी, जो सेम हमारा जो सिंगल है कंपाउंड होगा, उसकी जो मिरर इमेज बनेगी, उन दोनों को जो कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, एनेंटियोमर्स बोलते हैं। एनेंटियोमर्स में जो क्या होते हैं, एक पेयर, मतलब पेयर होते हैं वो। अगर एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी शो कर रहा है, दूसरा क्या करेगा, लिवरोटेटरी शो करेगा। अगर एक क्लॉकवाइज कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनेंटियोमर्स हो गए। ये इनएंशियोमर्स तभी होंगे जब जो इनका जो रेशो है ना 50-50 नहीं होगा। मतलब अगर हमारे पास 50 डेक्स्ट्रो आ जाए और 50 ही लिवो आ जाए, तो अगर 50-50 हो जाएगा तब हम उसको एनएंशियोमर्स नहीं बोलेंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, अगर 50-50 के अलावा कोई और उनका रेशो है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर वो हमारे क्या होंगे, एनएंशियोमर्स होंगे। अगर 50-50 है तब वो क्या होंगे हमारे, तब उसको हम रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, बात भी बताओ फटाफट, रेसमिक मिक्सचर क्लियर था ना। रेसमिक मिक्सचर के नेक्स्ट लिखो मीजो कंपाउंड्स। नेक्स्ट लिखो मीजो कंपाउंड्स। नेक्स्ट लिखो मीजो कंपाउंड। देखो भाई मीजो कंपाउंड क्या होते हैं। मीजो कंपाउंड में सिंपल सी एक बात याद रखनी है, कायरलिटी प्लस प्लेनोसिमेट्री या फिर सेंट्रोसिमेट्री, बस। मिजो के अंदर आपने सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, कायरल प्लस प्लेनोसिमेट्री या फिर सेंट्रोसिमेट्री, इसको हम क्या बोलते हैं, मिजो कंपाउंड बोलते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास जो कोई मॉलिक्यूल है, हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, वो कार्बन कैसे होनी चाहिए, कायरल होना चाहिए। अगर उसके अंदर एक कार्बन कायरल है तब तो क्या होगा, वो श्योर है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट अगर उसके अंदर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तब मे और मे नोट का केस आएगा। इसका आएगा भी मे और मे नोट का केस आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है हमारे पास, हमें पता है कि जो हमारा ये कार्बन है, ये कार्बन, इसके पास क्या लगा हुआ है, एक OH ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, एक COH, और ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब ये कार्बन कैसा है, कायल है। और अगेन ये कार्बन भी कैसा है, कायल है। दो कार्बन क्या आ गए यहाँ पे, दो कार्बन कायल कार्बन आ गए। ठीक है, बट इसके अंदर क्या है, देखो ये बिल्कुल क्या है, मोलिक्यूल्स इक्वल हाफ्स में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। क्या इसके अंदर, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी, कायरल भी है, प्लस में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो उसको क्या बोलते हैं, मिजो कंपाउंड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मिजो कंपाउंड। अच्छा मैं बताओ, जो मिजो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे। जो मिजो कंपाउंड है वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव होगा। हमें पता है कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ चुकी है, तो ऑब्वियसली कैसा होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। हाँ इनएक्टिव होगा। ठीक है, चलो फटाफट लिखो मिजो कंपाउंड। मिजो कंपाउंड के अंदर लिखना कायरलिटी प्लस प्लेनोसिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्री। कायरलिटी प्लस प्लेनोसिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्री, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम मिजो कंपाउंड्स बोलते हैं। कायरलिटी प्लस प्लेनोसिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्री से क्या बोलोगे, मिजो कंपाउंड्स बोलोगे। नेक्स्ट टाइम में लिखना मिजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मिजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। अच्छा देखो भाई, जो हमने कल किया था, कल हमने किया था रेसमिक मिक्सचर। कल क्या किया था, रेसमिक मिक्सचर। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम मिजो कंपाउंड कर रहे हैं। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर में मैंने लिखवाया था एक्सटर्नल कंपनसेशन, और इसके अंदर क्या लिखवाया मैंने, इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है, और मिजो के अंदर क्या होता है, इंटरनल कंपनसेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखो भाई, देखो जो रेसमिक मिक्सचर था, रेसमिक मिक्सचर इंडिविजुअल, जो हमारे पास रेसमिक मिक्सचर, जैसे मान लो डी और साथ में क्या एक एल फॉर्म है, ये भी 50% है, ये भी क्या है, 50% है। अच्छा देखो, अगर हम मैं सिर्फ इस एक डी की बात करूंगा तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिर्फ एल की बात करूंगा, ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पर जब ये दोनों 50-50 आएंगे तब क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा। तो ये एक दूसरे की वजह से क्या हो गए हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव बने हैं। तो मतलब दूसरे की वजह से, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ है ये। किसकी वजह से हुआ है ये, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ है। तो रेसमिक मिक्सचर में तो क्या आता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन आएगा। ठीक है, अब देखो मिजो के अंदर क्या होता है, ये भी कायरल, ये भी कायरल, और पूरा का पूरा जो कंपाउंड है ये खुद की वजह से, ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है ये
खुद की वजह से क्या हुआ, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर, इंटरनल कंपनसेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म अभी, एक्सटर्नल कंपनसेशन और इंटरनल कंपनसेशन। रेसमी मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन एंड मिजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, बाद में चलो मैं कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपने बताना है कि whether the compound is whether they form meso compounds or not। आपने बताना है कि मिजो है या फिर ये नहीं है। चलो बताओ फटाफट, बताओ, दो चार क्वेश्चन है कि जो हमारे पास ऑप्टिकली मतलब ये मिजो है या नहीं है। अगर मिजो होंगे तो क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है, अगर मिजो होंगे तो क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। फटाफट बताओ भाई, कोई भी डाउट हो आपका मेरे को व्हाट्सएप कर दो, तो डाउट को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट आता है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी हमने क्लास में किया है, अगर वो नहीं आता समझ तो मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा, कॉल भी कर सकते हो किसी भी टाइम। कर लिए भाई, क्वेश्चन कर लिए सबने। चलो बताओ, फर्स्ट बताओ जो हमारा मिजो है या नहीं है, जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, वेदर दिस कंपाउंड इज मिजो कंपाउंड और नॉट, बताओ। अच्छा देखो, मिजो के अंदर सिंपल सी बात याद रखनी है, कायरल प्लस प्लेनोसिमेट्री, कायरल प्लस प्लेनोसिमेट्री। और कायरल के लिए ना मिनिमम दो कायरल कार्बन तो होने चाहिए, क्योंकि एक कायरल तो हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, अच्छा बताओ, ये कार्बन कैसे हमारा, ऑब्वियसली ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है, बट यहाँ पे प्लेनोसिमेट्री नहीं है, तो मतलब ये हमारा मिजो नहीं है, ये मिजो नहीं है अभी ये। अगर मिजो नहीं होगा तो मतलब ये ऑप्टिकली क्या हो गया, फिर ये एक्टिव हो गया। मिजो नहीं है तो फिर क्या हो गया, ऑप्टिकली। अच्छा, क्योंकि ये एक बिलो द प्लेन जा रहा है, एक अबव द प्लेन जा रहा है, इसलिए इसके अंदर प्लेनोसिमेट्री है, बट ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों इस तरह से अबव द प्लेन है, ऐसे हैं ये। जब ये दोनों ऐसे हैं तो फिर क्या होगा, बीच में से एक प्लेन जा सकता है, बीच में से एक प्लेन जा सकता है। अगेन ये कार्बन कैसा है, कार्बन, ये कार्बन भी कैसा है, कार्बन है। ठीक है, तो फिर ये क्या बन गया, मिजो कंपाउंड हो गया। ये कंपाउंड भी कैसा हुआ अभी, मिजो कंपाउंड हुआ। हाँ जी, ये बताओ, ये वाला कंपाउंड हमारा, तो ये कंपाउंड है, ये मिजो है या नहीं है, फटाफट बताओ भाई। जो ये कंपाउंड है, ये मिजो है या फिर ये मिजो नहीं है। नॉट मिजो, वाई, क्यों मिजो नहीं है अभी, क्या इसके अंदर प्लेनोसिमेट्री नहीं है, प्लेनोसिमेट्री इसके अंदर है। बताओ भी, प्लेन ऐसे जा, प्लेन जा सकता है, ऐसे चले जाओ, या प्लेन ऐसे चले जाए, प्लेन तो जा सकता है। हाँ, कायरल कार्बन नहीं है, बिल्कुल सही बात। देखो, सबसे पहली कंडीशन आपने यही चेक करनी है, कायरल है या नहीं है। जो ये और ये कार्बन है, ये और ये कार्बन कायरल ही नहीं है, ये और ये कार्बन कायरल ही नहीं है, तो पहली कंडीशन को ही फॉलो नहीं कर रहा। प्लेनोसिमेट्री तो है इसके अंदर, बट ये कार्बन ही कायरल नहीं है, कायरल नहीं है अभी ये, कायरल ही नहीं है, तो इसलिए मिजो नहीं होगा। हाँ जी, ये बताओ, क्या ये कार्बन कायरल है इसके, बिल्कुल, इसके कार्बन कैसे हैं ये कार्बन कायरल, और बीच में से प्लेनोसिमेट्री है, तो फिर ये क्या हुआ हमारा, मिजो कंपाउंड हुआ। कैसा हुआ भी हमारा, ये मिजो कंपाउंड। ये बताओ, मिजो है या नहीं है, फटाफट बताओ, मिजो है या फिर ये नहीं है, बताओ। मिजो, नॉट मिजो, वाई नॉट मिजो, क्योंकि देखो ये तो यहाँ पे सी एच और यहाँ पे सी है, जैसे यहाँ पे प्लेनोसिमेट्री नहीं है अभी, तो ये मिजो नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये हमारा मिजो नहीं होगा। तो मिजो कंपाउंड्स बस वही है कि आप ज्यादा इसमें नहीं है, सिंपल सा ही है, कायरल प्लस प्लेनोसिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्री। सेंट्रोसिमेट्री का मैंने वो एग्जांपल देखा नहीं खास इतना, तो मेन यही है, म्यूट नहीं होता क्या, मेन इसमें यही, मेन इसके अंदर यही है, कायरल प्लस प्लेनोसिमेट्री। नेक्स्ट लिखो डायास्टीरियोमर्स, नेक्स्ट लिखो डायास्टीरियोमर्स। अच्छा, डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं भाई, पहले सिंपल से एक एग्जांपल से समझ लें इसको। जैसे मान लो कि हमारे पास ये है, और यहाँ पे COH, यहाँ पे CHO, OH, OH, H, OH। ठीक है, हमारे पास ये कंपाउंड है। अब हमें पता है कि
इस कंपाउंड के अंदर ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन ऑब्वियसली कायल, और ये कार्बन भी कैसा है, ये कार्बन भी कायल है। ठीक है, इसकी क्या बनेगी, इसकी मिरर इमेज बनेगी। क्या बनेगी भी इसकी, इसकी बनेगी मिरर इमेज। और जैसे इसकी मिरर इमेज बनेगी तो ये O, ये H, O और H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये CHO और यहाँ पे COOH। ठीक है, तो इसकी ये बनी मिरर इमेज। अब देखो इस जो हमारा ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि OH एक यहाँ पे आए और एक OH यहाँ पे आए, H यहाँ पे, H यहाँ पे, COOH और CHO। और अगेन इसकी भी क्या बनेगी भाई, हमारे पास मिरर इमेज बनेगी। यहाँ पे OH, HCOOH, HOH और CHO। ठीक है भाई, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे मैं अभी आपको नेक्स्ट कराऊंगा अभी, कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है जैसे हमने ज्योमेट्रिकल के अंदर किया था। ठीक है, अभी समझो कि अगर हमारे पास दो कायल कार्बन हो, हमारे पास क्या हो, दो कायल कार्बन हो, जितने भी चाहे एन कायल कार्बन हो, अगर क्या हो अनसिमेट्रिकल हो, क्या हो अनसिमेट्रिकल हो, तो उसका फॉर्मूला होता है 2⁻n। क्या फॉर्मूला होता है उसका, 2⁻n फॉर्मूला होता है। ठीक है, कितने कायल कार्बन है, दो कायल कार्बन है, और कैसा कंपाउंड है हमारा, ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि ये एंड और ये एंड दोनों कैसे हैं, अलग अलग है। ठीक है, एंड अलग अलग हो, तो 2⁻2 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस सिंगल कंपाउंड के 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनेंगे। तो एक तो बना ये, एक साथ में इसी की ही क्या बनी, मिरर इमेज बनी। सेकंड, एक हमने इसकी क्या कर दिया, रोटेशन को चेंज कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा थर्ड कंपाउंड। और इस थर्ड की भी क्या बनाई हमने, मिरर इमेज बनाई। तो 4 ये बन गया हमारे पास, इसके 4 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बने। ठीक है, अच्छा अब समझो भी, फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है, मिरर इमेज है। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ आपस में क्या है, मिरर इमेज है। तो फर्स्ट सेकंड के साथ और थर्ड फोर्थ के साथ ये क्या फॉर्म करें, ये फॉर्म करेंगे इनेंशोमर्स। क्या फॉर्म करेंगे, इनेंशोमर्स फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, इनेंशोमर्स फॉर्म। ठीक है, अच्छा देखो, फर्स्ट का सेकंड के साथ, थर्ड का फोर्थ के साथ तो इनेंशोमर का रिलेशन आ गया। कैसा रिलेशन है, इनेंशोमर का। अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट का थर्ड के साथ और फर्स्ट का फोर्थ के साथ, या फिर सेकंड का थर्ड के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ क्या रिलेशन है, तो ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में डायास्टेरियोमर्स होंगे। क्या होंगे, ये आपस में, हाँ बिल्कुल सही, डायास्टेरियोमर्स होंगे। ठीक है, तो 1 3 1 4 2 3 2 4, तो ये आपस में क्या होंगे, डायास्टेरियोमर्स होंगे। डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो आपस में मिरर इमेज नहीं होते। देखो डायस्टेरियोमर्स भी पेयर पेयर वाली टर्म ही है, जैसे एंटियोमर्स हम दो के लिए मतलब पेयर वाली टर्म बात कर रहे हैं, आपस में क्या है, दो की बात करेंगे। तो डायस्टेरियोमर्स भी दो के लिए बात करेंगे, पर वो जो दो होंगे ना, आपस में वो मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। जो दो होंगे वो आपस में क्या होनी चाहिए, मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर मिरर इमेज हो गए तो वो इनेंशियोमर्स कहलाएंगे। फिर वो अगर मिरर इमेज नहीं है बट स्टिल वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, डायस्टेरियोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भी, डाया स्टीरियोमर्स बोलेंगे। बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई। डाया स्टीरियोमर पता चला क्या होता है। लिखो इसमें, स्टीरियोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। स्टीरियोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। स्टीरियोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। नेक्स्ट लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायास्टेरियोमर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायास्टेरियोमर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायास्टेरियोमर्स, सबसे पहले लिखो इसके अंदर, they have different physical properties. They have different physical properties. अच्छा, इन एंशोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है भाई। देखो मैंने आपको लिखवाया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी प्रॉपर्टी किसकी डिफरेंट होती है। ठीक है, क्या लिखा आपने इसके अंदर, ऐसे मैंने रेसमी मिक्सचर की भी लिखवाई हुई है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लिखोगे, दे हैव सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। वैसे तो डायस्टेरियोमर्स के लिए हम ये बात बोलते हैं कि दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, हम ये बात बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होती हैं, बस वो डी और एल का फर्क हो जाएगा, उसकी वजह से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, अदरवाइज उसको सेम ही बोलेंगे हम।
ठीक है, दे हैव सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, दे कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय, they can be easily separated by, they can be easily separated by fractional distillation, fractional distillation, fractional crystallization and chromatography techniques, and chromatography techniques. They can be separated by fractional distillation, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, एंशोमर्स को सेपरेट करना मुश्किल है, भी रेसिन मिक्सचर को भी सेपरेट करना मुश्किल है। ठीक है भाई, समझ आ गया। डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर्स वो होंगे, वो स्टीरियोमर्स होंगे जो आपस में मिरर इमेज नहीं होंगे। पेयर दो को कंबाइन करके हम डायस्टेरियोमर बोलते हैं, जैसे दो को कंबाइन करके हम एंशोमर्स बोलते हैं। पेयरिंग के लिए टर्म है ये, सिंगल डायस्टेरियोमर नहीं है, मतलब दो कंपाउंड होंगे उनको मिलाए क्या बोलोगे आप? डायस्टेरियोमर बोलोगे, जो आपस में मिरर इमेज नहीं होंगे। अगर मिरर इमेज होंगे तो वो एनेंटियोमर्स हो जाएंगे, अगर मिरर इमेज होंगे तो एनेंटियोमर्स हो जाएंगे। और अगर मिरर इमेज 50-50% हो तो वो उसको हम रेसिमिक मिक्सचर बोल देंगे। अगर मिरर इमेज 50-50% हो तो उसको हम क्या बोल देंगे? रेसिमिक मिक्सचर बोल देंगे। ठीक है, तो तीनों टर्म्स आपको पता होने चाहिए क्या है ये। क्लियर हो गया ना भाई इतना? चलो फिर नेक्स्ट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कि हमें कैलकुलेशन करनी। जैसे मैंने आपको ज्योमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला बताया था कि अगर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एंड है तो फॉर्मूला क्या होगा? 2⁻n होगा। अगर सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल में भी दो केस बनाए थे, एक अगर हमारे पास इवन है या फिर अगर हमारे पास ओड है, तो वही केस यहाँ पर भी बनता है भाई, वही चीज सेम यहाँ पर भी हम करेंगे। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो भी अगेन वही है कि सबसे पहले आपने क्या चेक करना है? सबसे पहले आपने वही चेक करना है कि अगर सिमेट्रिकल एंड है या फिर अनसिमेट्रिकल एंड है। सबसे पहले क्या चेक करोगे? सबसे पहले वही चेक करोगे कि हमारे पास सिमेट्रिकल एंड है या फिर अनसिमेट्रिकल एंड। तो हमने मान लिया कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एंड हो, क्या हो हमारे पास? अनसिमेट्रिकल एंड हो। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एंड हुआ ना, अनसिमेट्रिकल एंड होने जैसे हमने अभी एग्जांपल किया, तो एग्जांपल किसका था? अनसिमेट्रिकल एंड का था। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल एंड होगा तो जो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे तो वो आएगा 2⁻n। क्या आएंगे भी? 2⁻n आएंगे। और देखो, जब हमारे पास जो एंड होता है ना, अनसिमेट्रिकल होता है, तो उसके अंदर से कभी भी प्लेन पास होके नहीं जा सकता। अगर एंड हमारा अनसिमेट्रिकल आ जाए तो कभी भी उसके अंदर से ना प्लेन पास नहीं हो सकता। और अगर कभी भी उसमें से प्लेन पास नहीं हो, इसका मतलब वहां पे कोई भी मीजो कंपाउंड होगा ही नहीं, तो मीजो जीरो। कोई बात समझ रहे हो? कि मैंने एक एग्जांपल लिया यही, जिससे हमने अभी बात कर रहे थे, COOH और नीचे CHO, OH भी अगर एंड हमारे अनसिमेट्रिकल है तो इसके अंदर से प्लेन पास हो ही नहीं सकता कभी भी। अगर प्लेन पास नहीं हो सकता, इसका मतलब कोई भी कंपाउंड वो मिजो नहीं होगा, सारे के सारे क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो अगर टोटल की बात करें, टोटल का भी क्या आ जाएगा? 2⁻n आ जाएगा। टोटल भी क्या आ जाएगा? 2⁻n आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास एंड सिमेट्रिकल हो, अगर एंड कैसे हो हमारे पास? सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल एंड होने का मतलब है कि दोनों क्या है? सेम है। ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, ये ग्रुप कैसे लगे हुए हैं? सेम ग्रुप लगे हुए हैं। अगर ग्रुप सेम लगे हुए हैं तो इसमें हमारे पास केस बनता है कि अगर n हमारे पास इवन हो और अगर n हमारे पास क्या हो? ओड हो। जो ये n है ना, n क्या है हमारे पास? ये n है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ कायरल कार्बन है यहाँ पे। ठीक है बात ये। चलो, अगर n हमारे पास इवन हो या फिर n हमारे पास क्या हो? ओड हो, तब इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमारा चेंज आएगा। अगर n हमारा इवन हो तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे? 2⁻n-1। ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे? 2⁻n-1। और मिजो देखो, अभी यहाँ पे मिजो का आएगा सीन। ऑब्वियसली मिजो तो आना ही है। क्यों आएगा? अगर एंड हमारे सेम है तो कोई ना कोई प्लेन तो पास होके जाएगा ही, क्योंकि जैसे हम उसको चेंज करेंगे रोटेशन उसकी, तो प्लेन पास होके जाएगा। तो मिजो कितने होंगे? अच्छा, इवन है, इवन में क्या आ रखा है? 2⁻n-2/2। भाई आप 2 से डिवाइड कर रहे हो ना,
एन आपका इवन है तो इवन में से 2 माइनस करोगे तभी तो इवन नंबर आएगा, और उसको किससे डिवाइड करोगे तब वो 2 पे पूरा पूरा जाएगा, तो ये बन जाएगा। और आपके पास जो टोटल है, टोटल कितने आएंगे भी, 2n-1 प्लस 2n-2/2, तो ये आपके पास आ गया टोटल का फॉर्मूला। टोटल आ जाएंगे ऑप्टिकल प्लस मिजो आ जाएंगे, ठीक है। बट अगर n हमारे पास और हो तो ऑप्टिकल क्या हो गया हमारे पास, 2n-1 माइनस 2n-1/2, और मिजो कितने आएंगे, मिजो इतने आ जाएंगे 2n-1/2, और टोटल जब करोगे तो दोनों क्या कर दोगे, ऐड करोगे तो ये टर्म कैंसिल, तो अल्टीमेटली 2n-1, अल्टीमेटली 2n-1, तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको इनकेस रेसिमिक मिक्सचर निकालना हो, अगर आपको इनकेस क्या निकालना हो, रेसिमिक मिक्सचर निकालना हो, रेसिमिक कितने हैं, रेसिमिक मिक्सचर कितने बने। अच्छा, रेसिमिक मिक्सचर का सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अपॉन में डिवाइड बाय 2, बस ये अलग से याद रख लेना। रेसिमिक मिक्सचर निकालने का फॉर्मूला है ये, आप सिंपल सी बात है यार, एक कंपाउंड है वो उसकी मिरर इमेज आ रही है, तो हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे, 2 होंगे, कितने होंगे 2। अगर मैं बोलूं रेसिमिक मिक्सचर कितना बना, दोनों को मिला के एक बनता है रेसिमिक मिक्सचर, तो उसको क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, 2 का 1, तो जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर आ जाएगा। बात समझ आई है अभी। मेरे पास सिंपल सा कंपाउंड है, एक सिंगल ले लो, चाहे एक मैंने ये ले लिया, लैक्टिक एसिड ले लो, जो मर्जी ले लो, OH H, यहाँ पे चलो CH लगा लेते हैं। ये कार्बन कैसा हमारा, कायल कार्बन है, कार्बन कैसा कायल, इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा, मिरर इमेज मेरे पास क्या आएगी, मिरर इमेज ये आएगी भी, OH और CH3। अब मैं पूछूंगा कि आपसे बताओ इस कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव कितने कंपाउंड, आप बोलोगे 2, ऑब्वियसली एक ये और एक ये, और दोनों को कंबाइन करके क्या बोल दोगे कि ये इनएंशोमर्स है, ये क्या है, इनएंशोमर्स है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसके अंदर रेसिमिक मिक्सचर कितना बनेगा, तो बनेगा वो 1, क्योंकि दोनों को कंबाइन, जब दोनों 50-50 आ जाएंगे तब क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। तो दोनों को एक ही बोलना है मतलब आपने फिर ना, क्योंकि 50 होगा 50 होगा मिला के एक बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। तो रेसिमिक मिक्सचर के लिए आपने क्या करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है अभी। चलो फटाफट इसको नोट करो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ इसके बेस पे। बताओ भी सबने नोट कर लिया है, बताओ भी नोट कर लिया, तो फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। चलो फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन करके दिखाओ फिर ये। चलो पहले 3 करके दिखाओ ये। अच्छा देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो एक कायल कार्बन है, और अगर एक उसके अंदर कायल कार्बन है और एंड तो क्या आएंगे, तो end हमारे अनसिमेट्रिकल होंगे एक में, तो टोटल कितना आ जाएगा अभी, टोटल बोलो या ऑप्टिकल एक्टिव बोलो, 2⁻1 मतलब 2, टोटल कितना आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। टोटल बोलो या ऑप्टिकली एक्टिव बोलो, इसके अंदर मीजो कितने होंगे, मीजो इसके अंदर 0 होंगे, क्योंकि सिंगल के अंदर कोई मीजो, मीजो तभी आएगा जब उसमें मिनिमम 2 कायल कार्बन होंगे, तब मीजो कंसेप्ट आता है, एक में मीजो कंसेप्ट आता नहीं कभी भी, ठीक है भाई। चलो इसमें अगर चेक करोगे तो ये आपका कायल कार्बन है, ये भी कार्बन कैसा है, कायल है, 2 कायल कार्बन आ गए, बट इसके एंड कैसे हैं, एंड इसमें अनसिमेट्रिकल है, एंड कैसे एंड इसके अंदर अनसिमेट्रिकल है। अगर एंड हमारे पास अनसिमेट्रिकल हो तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2n, 2n का मतलब है कि 2 4, और अनसिमेट्रिकल के अंदर तो मीजो भी कितने होते हैं, 0 होते हैं, अनसिमेट्रिकल मीजो कितने होते हैं, 0, इसका मतलब इसके 4 बनेंगे, और मीजो इसके अंदर एक भी नहीं बनेगा। अगर पूछ ले कि रेसिमिक मिक्सचर कितने बनेगा, तो 4/2 कर दो 2, तो रेसिमिक मिक्सचर कितने बनेंगे इसके, 2 बनेंगे, जितने भी बनते हैं ऑप्टिकली उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास रेसिमिक मिक्सचर आ जाएगा। अच्छा इसके अंदर बताओ भी ये भी और ये भी, 2 इसके अंदर क्या हो गया, एन की वैल्यू 2 आ गई है। अगर ऊपर इसके अंदर एंड कैसे है, एंड इसके सिमेट्रिकल है, इधर भी COH और इधर भी COH, एंड कैसे एंड इसके अंदर सिमेट्रिकल है, तो फॉर्मूला क्या होता है, और एन की वैल्यू 2 मतलब इवन हो गया ये। इवन के लिए फॉर्मूला क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए 2n-1, 2 - 2 - 1 कितना आ गया, 2। ऑप्टिकली एक्टिव तो कितने आए, 2 आए। और मिजो के लिए क्या फॉर्मूला था, 2n-2 डिवाइड बाई 2, तो 2 - 2 डिवाइड बाई 2, तो 0 किसी के पावर 0 तो 1 आ गया,
तो मीजो इसके अंदर एक है। और अगर आपसे टोटल पूछे तो 2 ऑप्टिकल 1 मीजो, कितने आ गए, 3 आ गए। और अगर आपसे कोई पूछे रेसमिक मिक्सचर क्या हो, कितने होंगे भी, तो ऑप्टिकल कितने हैं, 2 डिवाइड बाई 2, तो 1 आ गया। ओड वाला ही, मतलब सिमेट्रिकल वाला ही आता है के हिसाब पे, ज्यादातर मैंने जो देखा एग्जाम में इसमें ही पूछता है। ये चीज समझ आई, बस ये चीज समझ आनी चाहिए आपके पास। अच्छा, इसके दो ये बनेंगे, ये बने कैसे बनेंगे वो भी हम देख सकते हैं, वो कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते। जैसे आपके पास ये अभी देखो, यहाँ पे COOH है और OH लगा हुआ है, एक इस कार्बन पे एक इस कार्बन पे। देखो भाई, ये कंपाउंड है, हमें पता है कि जो ये हमारा कंपाउंड है, दिख रहा है, इसके अंदर एक आयल कार्बन ये है, एक आयल कार्बन ये है, तो हमें पता है कि इसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी। जो इसकी मिरर इमेज बनेगी, OH H OH H COOH COH, ये क्या बनेगी, इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो ये दोनों क्या आ गए, दोनों हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव आ गए, दोनों क्या आ गए, दोनों हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव आ गए। जो इसका मीजो बनेगा, जो इसका मीजो बनेगा, मीजो क्या बनेगा, दोनों क्या कर दो, ग्रुप सेम साइड लगा दो, दोनों ग्रुप क्या कर दो, सेम साइड लगा दो, और बीच में से क्या आ जाएगी, कायरल प्लस प्लेनोसिमेट्री। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मिजो आएगा। अच्छा, मिजो की कभी भी मिरर इमेज नहीं बनाते, मिजो की कभी भी मिरर इमेज नहीं बनाते। अगर बनाओगे तो नंबर काउंट नहीं करोगे। मतलब अगर आप इसकी मिरर इमेज बना दो, तो मतलब वो जो बनेंगे वो आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे वो, आइडेंटिकल होंगे वो। ठीक है, मिजो की मिरर इमेज मत बनाना। आप सोचो कि सर इसकी तो मिरर इमेज बना दी, इसकी नहीं बनाई, तो मिजो की मिरर इमेज बनाओगे तो वो वही मिजो ही है वो, मतलब नंबर काउंट नहीं करोगे। ऑप्टिकली एक्टिव की मिरर इमेज काउंट करते हो नंबर में, मिजो की मिरर इमेज का कोई कंसेप्ट नहीं, कोई सेंस नहीं बनती उस बात की, क्योंकि मिजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ आ गया, तो 2 ये रहे 1 ये रहे, ये 3 बनेंगे। ठीक है, अभी बात ये, चलो फिर नेक्स्ट लिखो। अच्छा, अब ना कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे आपके पास, आपको पता है कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो आएगी, या फिर हम इसमें नेक्स्ट हम प्रोजेक्शन करेंगे। सबसे पहले लिखो, फिर इसके अंदर सबसे पहले लिखो D&L फॉर्म। सबसे पहले लिखो D&L फॉर्म। देखो अभी होता क्या है, हमें पता है कि जो आपका स्मॉल डी और स्मॉल एल है, पहले लिखो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन, D&L कॉन्फ़िगरेशन। ये हम उसमें पढ़ते हैं, जैसे डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी आएगा। हम एक नेक्स्ट करेंगे, हम अरिथ्रियो क्या होता है, थ्रियो क्या होता है। और फिर आगे हम सारे जितने भी प्रोजेक्शन है, वेजेडैश, न्यूमैन, जो भी है, सारे के सारे ही हम वो करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन। अच्छा, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन देखो, एक तो हमारे पास होता है स्मॉल डी और एक होता है स्मॉल एल, और एक होता है कैपिटल डी और एक क्या होता है, कैपिटल एल होता है। स्मॉल डी का तो मतलब क्या है, पॉजिटिव में रोटेशन हुई है, मतलब क्लॉकवाइज हुई है। क्या हुई है अभी, क्लॉकवाइज हुई है। एल का मतलब है नेगेटिव में रोटेट हुआ, तो मतलब वो क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज हुई है। और ये जो दोनों टर्म है ना, स्मॉल डी और स्मॉल एल, इसको ना हम नहीं बता सकते भाई, इसको हम नहीं बता सकते। हाँ, बता सकते हैं पोलैरिमीटर में रख के, मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है अभी, प्रैक्टिकल कंसेप्ट है ये, थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। हम इसको पोलैरिमीटर की हेल्प से बता सकते हैं, स्मॉल डी है या फिर स्मॉल एल है। हम उसको देख के अभी हाँ बता दें, नहीं, वो तो फिर तुक हो जाएगा, उसके अंदर हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो कैसे बताएंगे इसको, हम पोलैरिमीटर से ही बता सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है वो स्मॉल डी है या फिर स्मॉल एल, मतलब डेक्स्ट्रो है या फिर वो लिवोरेटरी है। बट जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है, इसको हम बता सकते हैं। इसको हम कंपाउंड देख के फिशर प्रोजेक्शन के अंदर हम उसको बता सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन से हम उसको बता देंगे। स्मॉल कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल एल क्या होता है। देखो कैपिटल डी का मतलब क्या है, कि जो हमारा सेकंड लास्ट कार्बन है, जो क्या है हमारा सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन को ना, जैसे जैसे लास्ट जो हमारी शेल होती है, क्या बोलते हैं, अल्टीमेट शेल, फिर उससे नेक्स्ट वाली पेनल्टीमेट, फिर एंटी पेनल्टीमेट। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे पेनल्टीमेट कार्बन। पेनल्टीमेट कार्बन कौन सा होगा भाई, पेनल्टीमेट कार्बन होगा जो सेकंड लास्ट कार्बन होगा। जो क्या होगा, सेकंड लास्ट कार्बन। अगर उस कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, अगर OH ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड साइड है, तो क्या आएगा, कैपिटल डी आएगा। अगर उसके ऊपर OH ग्रुप कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल एल आ जाएगा। ठीक है बात ये, जैसे हमारे पास
ये अभी, और ये कैसा कार्बन है, कायल कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो भी इसका नाम होगा, हम OH ग्रुप का यहाँ पे राइट हैंड साइड है तो ये क्या आएगा, कैपिटल डी फॉर्म आएगी। ठीक है, और इसी की जो हम एल फॉर्म बनाएंगे, एल फॉर्म कैसे बनाएंगे अभी, ये क्या हो जाएगी, ये इसकी एल फॉर्म हो जाएगी, ये क्या होगी, ये इसकी एल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड लास्ट कार्बन चेक करें, इसमें सेकंड लास्ट कार्बन यही होगा। अगर उसके अंदर OH ग्रुप राइट हैंड साइड है तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी फॉर्म आएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो वो क्या आएगी हमारे पास, एल फॉर्म आ जाएगी। कितनी बात सही है अभी, बताओ फटाफट, इतनी बात सही है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही आप ग्लूकोज का बना सकते हो, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज आपको पता ही है। ये आ गया भी, देखो आपको पता है सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा होगा, ये कार्बन होगा। इस कार्बन की हम बात करें, इस कार्बन में OH ग्रुप कहाँ पे है, राइट हैंड साइड है, इसको हम क्या बोलोगे, डी ग्लूकोज बोलोगे। क्या बोलोगे इसको, डी ग्लूकोज बोलोगे। और यहाँ पे OH ग्रुप कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड है, इसको क्या बोलोगे आप, एल ग्लूकोज बोलो, कैपिटल एल। ठीक है, जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है वो प्रैक्टिकल टर्म है, उसको हम ऐसे नहीं बता सकते बिना पोलैरिमीटर के। और कैपिटल डी और कैपिटल एल एक थ्योरेटिकल टर्म है, ये हमारी बनाई हुई है कि अगर पेनल्टीमेट जो कार्बन है, पेनल्टीमेट कार्बन का मतलब है जो सेकंड लास्ट कार्बन है, अगर उसके पास OH ग्रुप राइट हैंड साइड है तो कैपिटल डी फॉर्म आएगी। अगर उसके ऊपर जो ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड लगा हुआ है तो क्या फॉर्म आएगी, फिर वो एल फॉर्म आएगी। ठीक है, अच्छा तो नॉर्मल हम शुगर वगैरह के लिए बात करें, अमीनो एसिड्स के लिए क्या होगा, अगर अमीनो एसिड्स के लिए थोड़ा ध्यान रखना, अभी अमीनो एसिड्स के लिए ना हम NH2 ग्रुप को चेक करेंगे हम। अमीनो एसिड्स के लिए हम क्या चेक करेंगे, NH2 ग्रुप को चेक करेंगे। अगर NH2 ग्रुप आपका राइट हैंड साइड है तो क्या फॉर्म आएगी, वो डी फॉर्म है। अगर वही आपका जो अमीनो ग्रुप है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो वो क्या फॉर्म आ जाएगी, एल फॉर्म आ जाएगी। तो अमीनो एसिड्स के लिए हम OH नहीं चेक करेंगे, वहां पे हम क्या चेक करेंगे, NH2 अमाइंस चेक करेंगे। उसके लिए अमीनो ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी हमारे, डी फॉर्म और एल फॉर्म आएगी। सही है बात भी ये। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एरिथ्रियो एंड थ्रियो, एरिथ्रो एंड थ्रियो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, एरिथ्रियो एंड थ्रियो। देखो आपको पता है कि एरिथ्रियो का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपके सेम ग्रुप है या फिर आपके OH ग्रुप है या कोई और सेम ग्रुप हो, अगर आपके सेम ग्रुप सेम साइड है, अगर सेम ग्रुप के हैं सेम साइड है तो कौन सी टर्म आएगी, एरिथ्रो। ठीक है, अगर सेम ग्रुप कैसे हैं, अपोजिट साइड है, तो कौन सी टर्म आएगी भाई, थ्रियो टर्म आएगी। अगर सेम ग्रुप सेम साइड है, अगर सेम ग्रुप क्या हो, अपोजिट साइड है, तो कौन सी टर्म आएगी, थ्रियो टर्म आएगी। ठीक है, फटाफट लिख लो इसको, ऐसे नोट कर लो। अगर सेम ग्रुप सेम साइड है, वैसे तो OH ग्रुप के लिए बात बोलते हैं कि OH ग्रुप अगर सेम साइड हो, पर जरूर नहीं OH हो, कोई और भी हो चल जाएगा। अगर OH नहीं है तो फिर किसी और को लोगे, बट वैसे OH के लिए बात कर की जाती है कि अगर OH ग्रुप सेम साइड है तो एरिथ्रो, OH ग्रुप अपोजिट साइड है तो थ्रियो आ जाएगा। सही है बात भी। चलो फिर नेक्स्ट लिखो, हमारी जो हम प्रोजेक्शन करेंगे, नेक्स्ट लिखो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन फॉर्मूला या फिर मोलिकुलर रिप्रेजेंटेशन। हमें पता है कि हम बेसिकली चार टाइप के हम प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अभी हम सबसे पहले हम वेज पढ़ेंगे, फिशर प्रोजेक्शन। फिर हम देखेंगे कि फिशर प्रोजेक्शन और वेज को हम कैसे इंटर कन्वर्शन करते हैं, और वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है। फिर हम पढ़ेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन के बाद फिर हम पढ़ेंगे साहोर्स, और फिर उन दोनों में हम कन्वर्जन उसमें भी करेंगे और उसको फिशर में भी करेंगे, क्योंकि इन सब में चारों में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फिशर प्रोजेक्शन। कि हम ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस करते हैं आगे, जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री करेंगे फिर हम कोई भी मैकेनिज्म करेंगे उसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी, तो फिशर प्रोजेक्शन की फॉर्म में हम बात करेंगे। और वहां से हमें बताना भी पड़ेगा कि ये
क्या एरिथ्रियो फॉर्म करा है, थ्रियो फॉर्म करा है, सिस है, ट्रांस है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए। ठीक है बात भी है। चलो तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो प्रोजेक्शन के अंदर वेज डैश। सबसे पहले क्या हेडिंग डालोगे, वेज डैश डालोगे। ठीक है, वेज डैश आपको पता ही है कि जैसे हम, अच्छा देखो जो वेज डैश जो हम कंसेप्ट है वैसे किसी के लिए भी कर सकते हैं, पर ज्यादातर हम उसी के लिए बात करते हैं जो हमारे कार्बन गैस है कायर लो। ठीक है, एक कार्बन है, कार्बन के ऊपर हमें पता है कि 4 ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली ये डैश है, और ये क्या आएगा, इसको सॉलिड वेज या फिर नॉर्मल वेज भी बोलते हैं। और जो ये है वेज क्या होता है, वेज अबाउ द प्लेन। वेज क्या होता है, भी अबाउ द प्लेन होगा ये, या फिर ऐसे बोलते हैं टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, जो देख रहा है उसकी तरफ। और ये क्या आएगा, बिलो प्लेन, बिलो द प्लेन, या फिर जो देख रहा है उसके अवे, उससे दूर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो इसको डैश बोलेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल है। और जो ये दो होते हैं ये क्या होते हैं, इन द प्लेन होते हैं। जैसे अगर हमने बोर्ड की बात करें तो बोर्ड के प्लेन के अंदर ही है ये, आपको पता है, आपने बहुत बार किया हुआ ये। ठीक है, नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट ये तो हम वेज डैश बोलते हैं फ्लाइंग वेज डैश। क्या बोलेंगे भी, फ्लाइंग वेज डैश। अच्छा, नॉर्मल जो वेज डैश है, नॉर्मल वेज डैश के अंदर मिनिमम एक कार्बन, मतलब एक ही कार्बन के लिए बात कर देंगे, करेंगे 1 कार्बन। पर अगर एक से ज्यादा कार्बन हो तब उसको नॉर्मल वेज डैश ना बोलते, उसको फ्लाइंग वेज डैश बोलते हैं। मोर देन 1 कार्बन, मोर देन 1 कार्बन, जैसे अगर हम एक से ज्यादा कार्बन है हमारे पास, तब हम क्या करेंगे, मान लो कि ये है अभी ए बी सी डी ई एफ। तो फिर यहाँ पे कितने कार्बन आ गए, एक कार्बन ये आ गया और एक कार्बन ये आ गया, 2 कार्बन आ गए, तो इसको बोलेंगे फ्लाइंग वेज डैश। क्या बोलेंगे, फ्लाइंग वेज डैश बोलेंगे। ठीक है, अच्छा देखो जो हमारा वेज होता है, वेज को आप ऐसे दिखाते हो, कम से ज्यादा की तरफ ऐसे दिखाते हो। जो आपका डैश होता है ना, डैश ऐसे बुक्स में अलग तरीके से, डैश को कम करना है आपने। जैसे डैश की जो लेंथ है, लेंथ कम करनी है, डैश की लेंथ कम करनी है। जो वेज है, वेज की जो वो है उसको वाइड करना है, उसको कम करना है। सही है बात ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फटाफट फिशर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्या लिखोगे, फिशर प्रोजेक्शन लिखोगे, फटाफट नोट करो भी इसको अगर करना है तो आपने। नेक्स्ट लिखो फिशर प्रोजेक्शन, नेक्स्ट लिखो फिशर प्रोजेक्शन। दोनों में कन्वर्जन बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्वेश्चन होते ही नहीं है भाई। चाहे आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन करो या फिर कोई और भी कॉन्फ़िगरेशन करो, तो इसमें इसके बिना क्वेश्चन होंगे ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिशर प्रोजेक्शन। देखो फिशर प्रोजेक्शन में कैसे दिखाते हैं, फिश की तरह ये काटा सा होगा। ठीक है, ये कार यहाँ पे क्या होगा, हमारा कार्बन होगा, इसके ऊपर क्या लगेंगे, 4 ग्रुप लगेंगे। ठीक है, तो 4 ग्रुप कोई मर्जी लगा लो, जैसे ये लगे हुए हैं ग्रुप हमारे पास CH2OH, फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, अब देखो इन 4 ग्रुप का मतलब क्या है, जो 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप का मतलब क्या है, इसको आप इस तरह से, वैसे देखो ये तो जो हमारी फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन हम 3D रिप्रेजेंटेशन को 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। कोई भी 3D है उसको हम 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, पर इसका मतलब क्या होता है, देखो ये हमारी होगी वर्टिकल लाइन, और ये क्या होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्चुअल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर या फिर अबाउ द प्लेन। इस तरह से बना लो भी, इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों जो एटम है ये क्या है, अबव प्लेन है। और जो ये जो एटम है ये, और ये क्या है, बिलो द प्लेन। ठीक है, ये दोनों जो है हॉरिजॉन्टल कैसे होंगे, अबव द प्लेन होंगे, वर्टिकल क्या होंगे, बिलो द प्लेन होंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपके माइंड में आना है जब ये फिशर प्रोजेक्शन आए। फिशर प्रोजेक्शन से आपके माइंड में ये आना चाहिए कि जैसे जो ये है हॉरिजॉन्टल पे ये अबव है,
और ये कैसे हैं, बिलो हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो कार्बन होता है टेट्राहेड्रल कैसे फॉर्म करता है, अभी टेट्राहेड्रल को ऐसे फॉर्म करेगा, टेट्राहेड्रल कैसे फॉर्म करेगा, टेट्राहेड्रल को इस तरह से फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये लगा लो कि ये इस तरह से है, ये जो प्रोजेक्शन है ये हमारी इस तरह से है, ये दो कार्बन आपकी तरफ आ रहे हैं और दो कार्बन यहाँ से पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब ये हो गया हमारे हॉरिजॉन्टल और ये क्या हो गया, ये हमारे वर्टिकल हो गए। तो कार्बन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, दो आगे की तरफ आ रहे हैं, तो यही यही इसका रिप्रेजेंटेशन है। सही है बात भी ये। चलो मेजर जो है, मेन जो मेरे को बताना था, ये बताना था कि लिखो इंटर कन्वर्जन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन, वेज डैश एंड फिशर प्रोजेक्शन, इंटर कन्वर्जन ऑफ वेज डैश एंड फिशर प्रोजेक्शन, इन दोनों को आपस में कैसे कन्वर्ट करें। वैसे तो क्वेश्चन यही आता है कि जो ये है, क्योंकि जो ज्यादातर हम क्वेश्चन बताते हैं ना, जैसे हम आरएस भी जो मैं आपको कराऊंगा वो मैं आपको वैलिडेशन से नहीं कराऊंगा, आरएस जो कराऊंगा वो आपको फिशर से ही कराऊंगा, क्योंकि फिशर से ही एग्जैक्ट जो आंसर आता है वो फिशर से ही आना चाहिए, ठीक है। वैलिडेशन हम थोड़ा सा तुक्का मारे कर लेते हैं, ठीक है वो, पर एक्चुअल में जो है वो फिशर से आना चाहिए। तो पहले अगर वैलिडेशन में दिया हुआ है उसको हम फिशर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको ना इंटर कन्वर्जन पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, इंटर कन्वर्जन, ठीक है। देखो भी, जैसे हमारे पास मान लो कि ये वेज डैश है, तो वही कोई एटम लगा दो, ए बी सी डी कुछ मर्जी लगा दो, ये है। और हमें इसको क्या कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है फिशर के अंदर। अच्छा इसको ध्यान से सुनना है भी, देखो फिशर भी होगी। अच्छा अब ध्यान सुनो भाई, सबसे पहले तो क्या करना है, जो एटम एक ही प्लेन में है, सबसे पहले क्या करना है, जो एटम एक ही प्लेन में है, जैसे इसके अंदर एटम कौन कौन से एक प्लेन में है, ए और डी, उसको ऊपर लिख दो और उसको नीचे लिख दो। जो एटम एक ही प्लेन में है उसको एक को ऊपर लिखोगे, एक को नीचे, जैसे आपको दिख रहा है ना वैसे ही, ए ऊपर दिख रहा है, एक को ऊपर लिख दो, डी नीचे दिख रहा है, डी को नीचे लिख दो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद सिंपल सा काम करना है भी। अच्छा पहले देखो ये कहाँ किस साइड है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है, किस साइड है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ कौन है, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ कौन है, बी, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड ही लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ कौन है, बी, उसको यहाँ लिख दो। तो दूसरी तरफ क्या आएगा, सी आ जाएगा, दूसरी तरफ क्या आएगा भी, सी आएगा। बात समझ आइए, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ कौन है, बी, तो बी को लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, बाकी क्या आएगा, सी आएगा। मान लो कि ये राइट हैंड साइड होते तो राइट हैंड साइड जो नीचे की तरफ होता वो राइट हैंड साइड लिख देते, दूसरी तरफ फिर दूसरे वाला जाता, जैसे ये है एक तरह से, ठीक है। फिशर बनाओ, ए ऊपर और डी नीचे, ए ऊपर आ जाएगा और डी कहाँ पे आएगा, डी, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा अब ये कहाँ पे, राइट हैंड साइड है, ये कहाँ पे भी, यहाँ ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ कौन है, ऑब्वियसली बी है, तो बी को राइट हैंड साइड लिख दो, फिर सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जो जिस साइड है ना, जो नीचे की तरफ है वो उसी साइड आएगा, जैसे ये है इस तरफ है, मतलब इस तरफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड, नीचे की तरफ कौन है, बी, तो बी को रखोगे यहाँ पे। उस तरफ है ये, उस तरफ नीचे की तरफ कौन है, बी है, तो बी को उस तरफ रखोगे, सी को इस तरफ आए। अच्छा बताओ मेरे को फटाफट बताओ, समझ आया या नहीं आया, हाँ जी बताओ फटाफट बताओ, क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, समझ आ गया ना। अच्छा चलो फिर ये करके दिखाओ। इसको करोगे फटाफट कर लिया सबने, चलो। अच्छा देखो अगर इस तरह से भी लिखा हुआ है ना, जैसे आपको एग्जाम में लिखा हुआ है ये ऐसे, तो आपने ना पहली बात, जो भी जिस भी पेपर पे लिखा होगा उस पेपर को रोटेट कर लो, उस पेपर को क्या कर लो, उस पेपर को रोटेट कर लेना आपने। जैसे आप इसको ऐसे रोटेट करोगे, जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट करने से क्या होगा, ए जाएगा ऊपर की तरफ तो ए को ऊपर की तरफ लिख दो, डी जाएगा नीचे की तरफ तो डी को नीचे की तरफ लिख दो। ऐसे रोटेट करोगे ना, जब आप ऐसे रोटेट करोगे तो ए ऊपर की तरफ लिख दिया, डी नीचे की तरफ लिख दिया, ठीक है। नीचे की तरफ कौन है, इस तरफ सी है, तो सी को इधर और डी को इधर, तो यही आया होगा। अच्छा दोनों तरीकों से कर सकते, जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे रोटेट करो, आप ऐसे रोटेट कर लो। जब आप ऐसे रोटेट करोगे, इसको आप अगर ऐसे रोटेट करोगे तो डी जाएगा ऊपर की तरफ, ए जाएगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ उधर आएगा सी, तो सी यहाँ पे और डी यहाँ पे, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि अगर हम फिशर प्रोजेक्शन में इवन इंटरचेंज कर दें, मैं अभी कराऊंगा अभी आपको, अगर इवन इंटरचेंज करने पे क्या मिलता है, सेमी रोटेशन मिल जाती है।
तो दोनों इक्विवेलेंट है, सेम है, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। बात समझ आई है या नहीं आई भी, फटाफट बताओ मेरे को, बात समझ आई है या नहीं आई? चलो मैं एक आधा क्वेश्चन और देता हूँ, ये करके दिखाओ। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, वेज डैश दोनों एक ही तरफ देते हैं, वो एक ही साइड देते हैं, पर अगर अलग अलग भी देते तब भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या होगा। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना सकता है, मतलब इस तरह से बना सकता है, सही रिप्रेजेंटेशन तो खैर नहीं है ये, पर हाँ फिर भी चेंज कर सकता है, वो देखने का तरीके से अलग हो सकती है। अच्छा देखो भी, इसमें इस केस में आपने क्या करना है ना, जो आपका डैश है ना, डैश को अज्यूम करो कि डैश इस तरफ है, डैश को अज्यूम करो कि डैश इस तरफ है, तब होगा ये। डैश को अज्यूम करो कि डैश आपका इस तरफ है, चलो सबसे ऊपर कौन है ए, सबसे नीचे कौन है सी, डैश को अज्यूम करो इधर, डैश मतलब इस तरफ है, जब डैश इस तरफ होगा तो नीचे की तरफ होगा ये, तो इधर बी और इधर डी, ठीक है। ऊपर कौन है ए, नीचे कौन है सी, डैश को जूम करो इस तरफ हो, जब डैश इस तरफ है इसका मतलब नीचे की तरफ इधर है, तो यहाँ बी और यहाँ पे डी, तो ये बन जाएगी यहाँ बी और यहाँ पे डी। बताओ भी, सही है बात ये? ठीक है बात, चलो। अच्छा अगर इसका इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट का मतलब है कि अगर आपके पास आ जाए कि आपको फिशर को वेज डैश में करना है, किसमें करना है, फिशर को वेज डैश में करना है, तो वो भी सिंपल, उसमें भी कुछ नहीं है, फिशर को वेज डैश में करना है, फिशर को वेज डैश में आप कर सकते हो। जैसे आपके पास ये फिशर है अभी, ए बी सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ऊपर और नीचे आइटम है उसको एक ही प्लेन में लिख दो, जैसे आप इधर बनाओ या इधर बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मान लो आपने ये कर दिया, तो ये ए और ये सी। अब ये इस तरफ नीचे की तरफ कौन है, डी है, तो डी मतलब हमारा डैश आएगा, और बचा कौन, बी हमारा क्या आएगा, वेज आएगा। बात समझ आइए ना। अच्छा इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, अगर ऐसे ऐसे दिखाना चाहो, ए यहाँ पे सी यहाँ पे, नीचे की तरफ कौन है बी है, तो बी, ऊपर की तरफ कौन है यहाँ, मतलब इधर डी आ जाएगा, तो ये दोनों ही सेम है, दोनों में फर्क नहीं है। क्योंकि क्योंकि क्या होगा इससे, क्योंकि जैसे आप इसको रोटेट करके ऐसे लेके आओगे, जैसे आप इसको रोटेट करके ऐसे लेके आओगे, तो जो नीचे है वो आगे आ जाएगा, और जो आगे है वो पीछे चला जाएगा। जैसे आप इसको रोटेट करके यहाँ से ऐसे लेके आओगे, तो जो डी नीचे की तरफ दिख रहा है, इधर आते ही डी ऊपर की तरफ हो जाएगा, और जो बी आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है वो बी नीचे की तरफ चला जाएगा वो। बात समझ आइए ना, इमेजिन करके देखो, अगर आप इसको ऐसे रोटेट कर पाओ, जब आप सोचो कि इसको ऐसे रोटेट करोगे, यहाँ से रोटेट करने से क्या होगा, जो डी नीचे की तरफ है आगे से वो ऐसे निकल के आ जाएगा ऊपर, पहले ऐसे था, इसको रोटेट किया, रोटेट करके वो सबसे आगे आएगा निकल के, जो आगे की तरफ था वो पीछे की तरफ चला जाएगा, तो एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा ये, ठीक है। दोनों में कोई फर्क ही नहीं है बिल्कुल भी। बात समझ आ गई है, तो आप उसको इजिली कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। चलो दो कार्बन का करके दिखाओ, अगर दो कार्बन में आ जाता है तो बिल्कुल सिंपल है। फटाफट करके दिखाओ इसको। अच्छा देखो एक ही प्लेन में कौन है, ए है, और इधर कौन है, डी है, उसको एक ही प्लेन में लिख दो। इधर नीचे की तरफ कौन है, बी, तो बी को आप यहाँ लिखोगे तो मतलब सी हमारा इस तरफ, इधर नीचे की तरफ कौन है, एफ, तो मतलब ई हमारा इस तरफ, ई हमारा इस तरफ आ जाएगा। क्या इतनी बात सही है अभी? टाइम हो गया वैसे तुम्हारा, चलो इतना ही करना। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ फिशर प्रोजेक्शन के, कन्वर्ट करने के क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन कर लोगे, चलो क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल सिंपल ही है ये, कल करेंगे भी हम आगे। एक बार इसके थोड़े से रूल लिखाऊंगा फिशर प्रोजेक्शन के, मतलब इवन इंटरचेंज क्या होता है, ऑड इंटरचेंज क्या होता है, कब कब सेम मिलेगा, कब कब सेम नहीं मिलेगा, फिर न्यूमन प्रोजेक्शन, और जो हमारी एक और है साहो, दोनों में कन्वर्जन, और उसको किचन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। चलो भी करके आना ये।